अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से कक्षा 10वीं का पाठ लखनवी अंदाज लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ पढ़ने से पहले आइए लेखक यशपाल के बारे में जानते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने BA किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। पाठ से पहले लखनवी अंदाज पाठ के बारे में सुनिए। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक यशपाल जी का व्यंग पाठ लखनवी अंदाज पढ़ते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल केंद्रस्थ नगर के आसपास के स्थान, पैसेंजर ट्रेन, यात्री गाड़ी, उतावली, जल्दी, फुंकार, तेज आवाज़ करना। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक एकांत में नई कहानी सोचने के लिए एक अवसर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यात्री गाड़ी तैयार है, फुंकार कर रही है, तेज़ आवाज़ कर रही है। उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास में तो टिकट के पैसे अधिक लगते हैं और उन्हें दूर नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, जिससे कि वो आराम से अपनी कहानी भी सोच लेंगे और खिड़की से प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहार सकेंगे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। प्रतिकूल मतलब विपरीत, निर्जन, खाली। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। नस्ल मतलब जाति, सफ़ेद पोश, भद्र, पालथी मारे बैठे, टांगे मोड़कर बैठना। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। कूद जाने से मतलब अचानक आ जाने से। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ वस्तु मतलब तुच्छ चीज। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आत्मसम्मान मतलब स्वाभिमान, आंखें चुराना, नजरें बचाना। बच्चों, गाड़ी छूट रही थी और लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया था।
वे दौड़कर उसमें चढ़ गए कि एकांत में कहानी लिखेंगे, लेकिन अनुमान बिल्कुल उल्टा ही निकला। वह स्थान तो खाली नहीं था। उस बर्थ पर तो लखनऊ के नवाबी एक सफ़ेद पोश सज्जन आराम से पैर मोड़कर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने सामने एक तौलिए पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए थे। अब अचानक ही जब लेखक डिब्बे में पहुंच गए तो उन सज्जन की आंखों में तो असंतोष दिखाई दिया। तब लेखक को लगा हो सकता है ये भी कहानी की चिंता में आए हो सकता है ये तुच्छ चीज़ जो खीरे इन्होंने रखे हैं उसका शौक फरमाने की इच्छा करते हो, लेकिन अब तो ये संकोच में आ गए हैं। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत के लिए उत्साह नहीं जताया तो लेखक भी सामने की बर्थ पर बैठ गए और अपने स्वाभिमान में उनसे नजरें बचा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। थाली बैठे मतलब बिना काम के बैठना। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो। किफ़ायत मतलब बचत। और अब गवारा ना हो, सहन न हो रहा हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मंझले दर्जे मतलब बीच का दर्जा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक की तो पुरानी आदत है कि जब वे खाली रहते हैं तो कल्पनाएं करते हैं। तो वो नवाब साहब के बारे में सोचने लगे कि हो सकता है इनको लेखक के आने से असुविधा हो गई हो। फिर वो सोचते हैं कि इन्होंने नवाब साहब ने सोचा होगा कि अकेले यात्रा करेंगे तो बचत भी हो जाएगी क्योंकि 2nd क्लास का टिकट खरीदा है। अब कोई एक भद्र व्यक्ति मंझले दर्जे में सफ़र करता हुआ मिल जाए तो अब इनसे सहन नहीं हो रहा है। फिर लेखक सोचने लगे कि हो सकता है सफ़र का वक्त काटने के लिए इन्होंने खीरे खरीदे होंगे, लेकिन अब जब दूसरा व्यक्ति सामने बैठ गया है तो अब खीरा कैसे खाएं। कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों मतलब छिपी नज़रों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज मतलब अभिवादन किया। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे मतलब आनंद लेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाव परिवर्तन विचार बदलना। भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। भाप लिया मतलब समझ लिया। शराफत, सज्जनता, गुमान, भ्रम। जवाब दिया शुक्रिया। किबला शौक फरमाए। किबला मतलब सम्मानपूर्वक कहा गया शब्द। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक छिपी नज़रों से नवाब साहब को देख रहे थे। अचानक से नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि आप खीरा खाएंगे। तो नवाब साहब का अपने प्रति विचार परिवर्तन देखकर लेखक को लगा कि अपने आप तो सज्जनता का भ्रम पाले हुए हैं और मुझे मामूली इंसान समझ रहे हैं। तो लेखक ने बहुत ही सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद, आप आनंद लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला। दोनों खीरों के सिर काटे। सिर काटे मतलब ऊपरी हिस्सा होता है जो खीरे का, उसको काटा और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर मतलब चाकू को चुभा कर खीरे के ऊपरी हिस्से में और उससे फिर रगड़कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फांकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। एहतियात मतलब सावधानी। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। हाजिर करते मतलब देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। करीने मतलब
सजाकर सुर्खी, लाली, बुरकना, छिड़कना, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। भाव भंगिमा मतलब चेहरे पर आते जाते भाव, स्फुरण हिलना, फड़कना, प्लावित होना, भर आना। बच्चों, नवाब साहब ने कुछ देर तो खिड़की से बाहर देखा और फिर खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने रख लिया। खीरों को लोटे के पानी से धोया और फिर तौले से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और खीरों के ऊपरी हिस्से को काटा और फिर चाकू से गोदकर उससे झाग निकाला, उसके जो कड़वाहट होती है उसे दूर कर दिया और फिर बड़ी सावधानी से फाकों को छिला और तौले पर सजा दिया। बच्चों, लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। मतलब जब खीरा काट कर देते हैं, वो बेचते हैं, तो जीरा नमक जो मिला हुआ होता है और लाल मिर्ची की पुड़िया होती है वो ज़रूर देते हैं साथ में। उससे खीरा जो है और रसीला हो जाता है और खाने वाला भी बड़ा स्वाद लेकर खाता है। तो नवाब साहब को भी उन्होंने जीरा मिला नमक दिया था। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची बुरकी, तो उनके चेहरे के हाव भाव देखे जा सकते थे कि खीरों के रसास्वादन की कल्पना से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। रईस मतलब अमीर। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्ला मतलब खुदा कसम। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। पनियाती मतलब रसीली, पानी आना मुंह में, ललचाना, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब महसूस मतलब इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा पाचन शक्ति। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण मतलब प्यासी आंखों से, ललचाई आंखों से। संयोग मतलब मेल। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मूंदना मतलब आंखें बंद होना। एकक ने छिपी हुई नज़रों से देखा और सोचने लगे कि बनते तो मियाँ रईस हैं, लेकिन अपनी असलियत पर आ ही गए। मतलब अब खीरा काट कर खाएंगे ही सबके सामने ही, क्योंकि लोगों की नज़रों से बचना चाह रहे थे। नवाब साहब ने एक बार लेखक की ओर देखा और कहा कि लखनऊ का बालम खीरा है, आप खाएंगे? नमक मिर्च बुरकी भी इतनी सुंदर रसीली फांके देखकर लेखक के भी मुंह में पानी आ रहा था, पर एक बार तो मना कर चुके थे, तो इसलिए स्वाभिमान के कारण अब हाँ में हाँ मिलाना उचित नहीं लगा। इसलिए लेखक ने कहा नवाब साहब से कि धन्यवाद, अब इच्छा नहीं हो रही है और मेरा जो पाचन शक्ति है वो भी कमज़ोर है, इसलिए आप खाइए। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी हुई रसीली फांकों की ओर ललचाई आंखों से देखा और फिर खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ श्वास ली और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा और कल्पना से ही स्वाद के आनंद में उनकी आंखें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। रसास्वादन मतलब रस का स्वाद लेना। मुंह में आए पानी को उन्होंने घूंट लिया और फिर फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते और उसका रस का आनंद लेते, खुशबू से ही स्वाद लेते
और खिड़की से बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गुलाबी आंखें मतलब अभिमान भरी नजरें, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी मतलब पारिवारिक। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम मतलब सम्मान, सिर खम करना, सिर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत स्वच्छता, नज़ाकत कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। नफीस मतलब बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सूक्ष्म जो दिखाई न दे। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट, तृप्ति मतलब पेट भरना। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ और होंठ पोंछे और अभिमान भरी नज़रों से लेखक की ओर देखा, मानो बता रहे हो यह है हमारा पारिवारिक रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक गए, लेट गए। लेखक ने भी उनकी खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता के सम्मान में अपना सिर झुका लिया। लेखक गौर कर रहे थे कि खीरा की सुगंध और स्वाद की कल्पना का ये बहुत बढ़िया तरीका है, किंतु ऐसे तरीके से पेट भरा जा सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। लजीज मतलब स्वादिष्ट, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील मतलब भारी, आसानी से ना पचने वाला। नामुराद जिसकी इच्छा पूरी ना हो। मैदे पाचन शक्ति। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान के नेत्र। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? नवाब साहब ने ऊंचे डकार लिए और लेखक की तरफ देखकर कहा कि खीरा स्वादिष्ट होता है, लेकिन भारी होता है, पाचन शक्ति पर बोझ डालता है। लेखक के नेत्र खुल गए। उन्हें लगा ये है नई कहानी के लेखक, और वो सोचने लगे कि खीरे की सुगंध से ही पेट भर सकता है, तो बिना पात्र, विचार, घटना के लेखक मात्र इच्छा करके कहानी क्यों नहीं लिख सकता? लेकिन बच्चों, मात्र सुगंध से ही पेट नहीं भरता। इसी प्रकार बिना विचार, घटना, पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। आशा है आपको यह व्यंग लखनवी अंदाज स्पष्ट हुआ होगा। मिलते हैं प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में।